एक जंगल में बूढ़ी चिड़िया रहती थी। उसकी उम्र 100 साल की थी। बूढ़ी चिड़िया शांतिपूर्वक व साधारण जीवन जी रही थी। कहने को बूढ़ी चिड़िया की उम्र 100 साल की थी, पर बूढ़ी चिड़िया को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि इनकी उम्र 100 साल की है। इसी जंगल के पक्षी बूढ़ी चिड़िया का मजाक उड़ाया करते थे। अजी, ये देखो, सामने से बूढ़ी चिड़िया आ रही है। इस जंगल की सबसे पुरानी और बूढ़ी चिड़िया है ये। अरे और कैसे हो कालू बेटा? कहीं तुम्हारी कमर तो नहीं लचकी ना? अरे मेरी कमर तो ठीक है, लेकिन आपको मेरी कमर के बारे में कैसे पता चला? अरे बेटा, जंगल की हर खबर मुझे पता रहती है। इतना कहकर बूढ़ी चिड़िया बाजार चली जाती है। अजी, इस बूढ़ी चिड़िया का कुछ तो कुछ करना ही होगा। अरे तुम छोड़ो भी ना, चलो हम दोनों बर्गर पिज्जा खाने चलते हैं। अरे नीलू चिड़िया, मुझे मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा और रागी दे देना। घर में मेरे सारे सामान खत्म हो गया है। हाँ हाँ बूढ़ी चिड़िया, मुझे अच्छे से याद है। मैं ही तो आपको हमेशा मोटा अनाज देती आई हूँ। बूढ़ी चिड़िया मोटा अनाज लेकर जा ही रही होती है कि सामने से कालू और काली आते हैं। अरे अरे बूढ़ी चिड़िया, हमेशा ज्वार बाजरा लेकर घूमती ही रहती हो। आइए हमारे साथ बर्गर पिज्जा खाने चलो। आज तुम्हें जन्नत की सैर करवाते हैं। अरे कालू बेटा, मुझे मेरे नरक में ही रहने दो। बूढ़ी चिड़िया का जवाब सुनकर काली और कालू को गुस्सा आ जाता है। घर जाकर बूढ़ी चिड़िया मोटा अनाज बनाकर ज्वार रागी खाने लगती है। तभी उनके घर बूढ़ी चिड़िया की बेटी और दामाद कुछ कपड़े और राशन लेकर आते हैं। मम्मी, आप कहाँ हैं? मैं आ गई हूँ। हमारे साथ आपकी बेटी का बेटा आया है, कब पर नातिन आया है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी ही इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए पहले से ही खाना बनाकर रखा है। अरे मम्मी, हम अपनी व्यवस्था करके आए हैं। हम तो बस आपसे मिलने चले आए और सोचा आपको आपके परनाती से मिला दे। पता नहीं फिर कभी आप देख पाओगी या नहीं। अरे बेटी, चिंता मत कर, भगवान ने चाहा तो मैं 100 साल और जी लूंगी। फिर बूढ़ी चिड़िया का दामाद और उसकी बेटी बाहर जाते हैं और बाहर जाकर अरे देखा भाग्यवान, सासू माँ जी अभी तक बेड पर नहीं पड़ी है। ये देखो, हमारे लिए खाना बनाकर हमें ही खिला रही है। इतनी कड़ाके की ठंड है, फिर भी इनको ठंड नहीं लगती। कब तुम्हारी मम्मी परलोक जाएगी? कब हमें जमीन मिलेगी? अब तो हमने भी अपने पोते का मुंह देख लिया है। अभी बुढ़ी चिड़िया सभी को खाना खाने के लिए बुलाती है। अरे आ जाओ आ जाओ, मैंने खाना लगवा दिया है। ज्वार की रोटी और सरसों का साग बनाया है। इनको खाने से तुम तंदुरुस्त हो जाओगे। अरे सासू माँ, हम अपना खाना लेकर आए हैं। इस गांव के जंगल की रोटियां हमारे गले भी ना उतरेगी। ये तो मोटा अनाज है, हमें तो बिल्कुल भी पसंद ना है। हाँ ठीक है, तुम मत खाओ, मैं इसे रखकर सुबह ही खा लूंगी। बूढ़ी चिड़िया मोटा अनाज की रोटी खाती है और उसका परिवार शहर का लाया हुआ बर्गर पिज्जा खाते हैं और सो जाते हैं। हमेशा की तरह बूढ़ी चिड़िया सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करती है, लेकिन उसका परिवार अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। बूढ़ी चिड़िया ने अपने दामाद को उठाकर व्यायाम करने के लिए कहा। अरे दामाद जी, 55 साल के हो गए हो, उठ जाओ, गुब्बारे जैसे मोटे हो गए हो, थोड़ा व्यायाम कर लो। अरे सासू माँ, हमें सोने दीजिए। हर सुबह की तरह
बूढ़ी चिड़िया शहर पर निकल जाती है और चलते चलते वो कालू चिड़िया के घर तक पहुंच जाती है। अरे काली बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? अरे बूढ़ी चिड़िया, तो आपको पता नहीं, मेरे पति को दिल का दौरा पड़ गया है और कल रात ही मैंने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया है और अब हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर लेकर आई हूँ। फिर भी उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। अरे बेटा, तुम दोनों तो मुझे रास्ते में मिले थे। हाँ हाँ बुड्ढी चिड़िया, ये सब पिज्जा बर्गर के कारण ही हुआ है। पक्षियों की ऐसी दुर्दशा देखकर बुड्ढी चिड़िया सहम जाती है। बुड्ढी चिड़िया अपने घर पहुंचती है और अपनी बेटी को बात बताने वाली ही होती है, तो वो देखती है उसकी बेटी और दामाद चाय के साथ चीज ब्रेड खा रहे होते हैं। अरे फिर से शुरू हो गया तुम्हारा शहरी नाश्ता? क्यों रोगों को बुलावा दे रहे हो तुम लोग? इस जंगल में क्या चल रहा है पता है तुम्हें? कालू को दिल का दौरा पड़ा है। उसकी उम्र अभी 33 साल की है। बस उसकी पत्नी बहुत तेज रो रही थी। तुम सबका कुछ नहीं हो सकता, करो अपनी मन मर्जी। तभी डाकिया बूढ़ी चिड़िया के घर आता है। अरे बूढ़ी दादी, सरकार ने आपके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिससे वो आपको तंदुरुस्त पक्षी के उपलक्ष्य में आपको नवाजना चाहती है, सम्मान करना चाहती है आपका। अरे वाह बेटा वाह, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए। मैं जरूर आऊंगी अपने परिवार के साथ। बूढ़ी चिड़िया अपने परिवार के साथ तंदुरुस्ती का अवार्ड लेने पहुंच जाती है और हमारे बीच मौजूद है सबसे तंदुरुस्त पक्षी। आइए और नाम लीजिए। धन्यवाद आप सभी को, पर मेरी एक ही विनती है कि आप सब अपने शरीर का ध्यान रखें और मेरी तरह मोटा अनाज का उपयोग करें। बूढ़ी चिड़िया पुरस्कार लेकर अपने परिवार के साथ जंगल आते हैं, तो जंगल के सारे पक्षी बूढ़ी चिड़िया के सम्मान के लिए दावत आयोजित करते हैं और उस दावत के अंदर केवल मोटा अनाज का ही उपयोग किया जाता है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब मीशू टोनी टीवी। नीलू चिड़िया रोजाना नदी किनारे मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करती थी। जयपुर के जंगल में रहती थी और उसकी एक 14 साल की बच्ची थी। मीशू बेटा, मैं मछली पकड़ने जा रही हूँ। अरे माँ, चाय तो पीकर तो जाइए। अरे ना बेटी, सुबह हो जाएगी तो मछली नदी के अंदर दुबक जाएगी। मछली नहीं मिलेगी तो खाना क्या खाएगी? अरे माँ, भाग्य में जो लिखा होता है वो मिलने वाला होता तो मिल ही जाता है। नीलू जल्दी से गरम गरम चाय एक सांस में गटक जाती है और नदी किनारे जाती है। अरे नीलू, कठी रह गई थी, तेरा इंतजार करते करते परेशान ही हो गए हैं। अगर मछली सारी दुबक के बैठ जाएगी तो तुम क्या खाओगी? तुम बहुत लेट हो गई हो। नीलू मछली का फंदा नदी में फेंकती है, पर कोई भी मछली फंदे में नहीं जाती। पिंकी, आज तो कोई भी मछली पकड़ में नहीं आई है। काश हम गरीबों के लिए भी एक जादुई पेड़ होता और हमें पैसे मिल जाते। अरे नीलू, इस नदी के अंदर एक दुनिया है, जो भी जाता है माला माल होकर आता है, पर कुछ लोग तो नदी से बाहर भी नहीं आए हैं। बहुत ही कठिनाइयों वाला और जोखिम भरा रास्ता है। नीलू सोचते सोचते घर आती है और अगले दिन सुबह नदी किनारे जाती है। जैसे ही नीलू नदी में पैर रखती है, नदी में से एक सीढ़ी बाहर निकलती है और नीलू उस सीढ़ी पर चढ़ जाती है। नीलू पानी के अंदर आ जाती है। अरे, मैं तो पानी में भी अच्छे से सांस ले पा रही हूँ। तभी एक चिड़िया आती है। बेटी, मुझ गरीब अपाहिज को खाना दे दे। नीलू को दया आ जाती है और वो गरीब चिड़िया को खाना दे देती है। नीलू चिड़िया कुछ और आगे चलती है।
तभी उसे एक चिड़ा मिलता है। अरे बेटी, मुझ गरीब को पानी पिला दे। मैंने सबसे पानी मांगा पर कोई भी मुझे पानी नहीं पिला रहा। नीलू उसे अपनी बोतल दे देती है। नीलू फिर से आगे बढ़ती है। एक बच्चा मिलता है। आंटी, मुझे अपने घर जाना है पर मेरे पंख टूट गए हैं और मैं बहुत गरीब हूँ। जाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ठीक है, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। नीलू उस बच्ची को घर पर छोड़ आती है। नीलू थक जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, यहाँ तो सभी लोग गरीब हैं। मैं यहाँ पैसे कमाने आई थी पर यहाँ तो सब गरीब है। तभी पेड़ बोलता है, बेटी, ये जादुई नदी है। यहाँ जो भी आता है उसे गरीबी से गुजरना ही पड़ता है और तुमने सबकी मदद की है और तुम पास हो गई हो। पेड़ से पैसे गिनने लगे। बेटी, ये पैसे लेकर जाओ। नीलू पैसे लेकर अपनी बेटी के पास जाती है और नया घर बनाती है और अपनी बेटी को पढ़ाती है और लिखाती है।